डियर स्टूडेंट्स, वर्मा सर्स वीडियो क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। कल हम लोग कुछ काम किए थे, ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कराए थे। उसमें एक जगह विद्यार्थी सबको कंफ्यूजन रह गया है। बनाने के समय थोड़ा सा स्लिप ऑफ पेन हुआ था, जिसके कारण कंफ्यूजन रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 में क्वेश्चन था कि एक लेंस है, इस लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, इसको पानी में डुबा दिया गया, उसका अपवर्तनांक 1.33 है। तो क्या होगा, उसकी फोकस दूरी का क्या होगा, उसकी क्षमता का क्या होगा। तो इसका सिंपल फार्मूला है 1 बाई फोकस दूरी इन एयर इक्वल टू म्यू जी बटे म्यू ए माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 और 1 बाय फोकस दूरी इन वाटर या कोई भी लिक्विड हो, तो वो हो जाएगा म्यू जी बटे म्यू एल माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब अगर हम इसको भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये उलटकर ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा F इन वाटर या लिक्विड बटे F इन एयर इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू ए बटे म्यू ए इंटू म्यू जी माइनस म्यू एल बटे म्यू एल। तो अगर इसको फिर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा म्यू जी माइनस म्यू ए बटे म्यू जी माइनस म्यू एल गुना म्यू एल बटे म्यू जी। अब ये डिपेंड करता है कि ये राशि इस पर डिपेंड करती है, म्यू ए होगा, ठीक है। तो अब हमको यह देखना है कि हमारी ऊपर वाली राशि, ये जो राशि है, यह 1.5 माइनस 1 है, ये 1.5 माइनस 1.33 है पानी के लिए अगर सोचें, और ये 1 है और ये 1.33 है। ये अनुपात भी 1 से बड़ा है और यह अनुपात भी 1 से बड़ा है। तो जब दोनों अनुपात 1 से बड़े हैं तो FL से बड़ा हो गया, अतः फोकस दूरी बढ़ेगी। फोकस दूरी बढ़ने का मतलब है पावर घटेगा, लेकिन नेचर चेंज नहीं करेगा। नेचर कब चेंज करेगा? जो इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि नेचर आपका तब चेंज करेगा जब ये लिक्विड का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से बड़ा हो जाएगा, तो नीचे का अनुपात निगेटिव हो जाएगा और तब जो फोकस दूरी प्लस रहेगी वह रिजल्ट में माइनस हो जाएगी, यानी नेचर ऑफ लेंस बदल जाएगा। ऐसा सो मेनी न्यूमेरिकल्स बताया हुआ है, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के आपको समझाते हैं और कभी कभी इस तरह का छोटा सा मिस्टेक, ये हैंडराइटिंग के कारण थोड़ा एक ही जगह जी पढ़ा जाना, ये सब हो जाता है। तो चलिए कल वाले आंसर को आप लोग सुधार दीजिएगा और देखते हैं क्या होता है आगे। आज के क्लास में हम लोग कूलॉम्स थ्योरम पढ़ चुके हैं, कूलॉम लॉ, सॉरी कूलॉम थ्योरम नहीं, कूलॉम लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं।
इसी चीज को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं, यानी आज का क्लास शुरू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो शुरू होता है उसमें एक क्वेश्चन है, वह है कि कूलाम का नियम क्या कुछ सीमाबद्ध है? कहीं पर वह नियम सीमाबद्ध है क्या? क्या उस नियम की कुछ सीमाएं हैं, या वह नियम हर समय हर जगह हर एक आवेश के बीच लागू होता है? तो इस क्वेश्चन को कई रूप से पूछा जा सकता है। पहला इस शॉर्ट क्वेश्चन का रूप होता है कूलाम के नियम की सीमाएं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अथवा कूलाम के नियम का महत्व, ये समझाएं, लिखें, बताएं, जो भी क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आइए देखते हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं लिखें, लिमिट्स लिखें, या महत्व लिखें, या भौतिक महत्व, ये निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं और घर में वीडियो देख रहे हैं, इसको आप आराम से उतार सकते हैं, जरूरत पड़े तो रोक करके पॉज करके भी उतार सकते हैं। और हर एक चीज का नोट भी अवेलेबल है, जो लोग को दिक्कत हो नोट भी आके ले सकते हैं। तो कूलाम के नियम की सीमाएं या उसका महत्व क्या है? तो कूलाम के नियम का पहला भौतिक महत्व यह है कि यह नियम अनंत से लेकर, माने बहुत दूर में भी तो आवेश स्थित है, से लेकर 10 पर पावर -14 मीटर या 10 पर पावर -15 मीटर तक की दूरियों पर लागू होता है। इसका दूसरा जो इसकी सीमा है, इसका महत्व है कि यह नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। यानी अगर आवेशों का वितरण होता हो तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। यह नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। यह नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। ठीक, आज पढ़ाने के रव में पढ़ाते पढ़ाते एक चीज याद आया कि पिछला वीडियो में हम लोग एप्सिलॉन की इकाई, एप्सिलॉन की विमा इत्यादि निकाल रहे थे, और कुछ तकनीकी कारण से वह उस दिन यानी कल हम लोग उसको नहीं निकाल सके थे। तो आइए एक नया क्वेश्चन बनाकर आज आपको निकाल के दिखाते हैं कि विद्युतशीलता की इकाई और विमा बताओ। विद्युतशीलता एप्सिलॉन की इकाई और विमा क्या है? तो आइए कूलाम के नियम से
कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर होता है। तो जो हम आपको शुरू से पढ़ाए हैं 11 क्लास से कि जिस चीज़ की इकाई निकालनी हो, जिस चीज़ की बीमा निकालनी है, उसे LHS में रखें और बाकी सभी राशियों को RHS में करें। तो उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से यह होगा कि आपका यह एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला गया Q1 Q2 बाई 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। तो जहाँ तक इकाई का सवाल है, एप्सिलॉन का SI मात्रक, एप्सिलॉन का SI मात्रक, तो ये कूलाम हुआ, ये कूलाम हुआ। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं है, यह न्यूटन हुआ, यह मीटर का स्क्वायर है, न्यूटन स्क्वायर हुआ। तो हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन का SI मात्रक। यहीं पर बता दें कि एप्सिलॉन नॉट का भी SI मात्रक यही होता है, क्योंकि यह भी निर्वात की विद्युतशीलता है। यह है किसी माध्यम की विद्युतशीलता, ये है किसी माध्यम की, उस माध्यम में निर्वात है, हवा है, हाइड्रोजन है, पानी है, कोई भी माध्यम की विद्युतशीलता की जो इकाई होती है, निर्वात की विद्युतशीलता की यही इकाई होती है। और भविष्य के लिए आप इसका मान याद रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला गया है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ये मान आप याद रखिएगा। और आपको एक बात और बता दें कि व्यवहार में जब हम काम करने लगते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह बनाने लगते हैं, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान कभी कभी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 भी लिखते हैं, 4 को ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर हमारे छोटे छोटे विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। घबराना नहीं है कि रट्टूमल के तरह, रट्टूमल नहीं बनना है, समझू साहू बनना है, समझते हुए सब चीज़ करना है। आप 4 को ड्रॉप कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी वैल्यू होती है और ये विभिन्न बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलिए चलते हैं कि हम लोग निकालते हैं एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालते हैं। इकाई को हम लोग परिभाषित कर चुके। तो अब आइए, एप्सिलॉन का विमीय समीकरण क्या होगा। तो Q1 का विमीय समीकरण, Q2 का विमीय समीकरण और 4 पाई F इंटू R स्क्वायर का विमीय समीकरण। तो ये 4 पाई F इंटू R स्क्वायर का विमीय। तो आप तो जानते हैं, या पुनः एक बार याद करा दें। 10th क्लास में आपने पढ़ा था, इसे पुनः याद कर लें। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आंसर विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर
डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या डी क्यू बाई डी टी या क्यू बाई टी, जो याद रख सके। तो क्यू बराबर आई गुना टी, तो डायमेंशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। तो निकाल दिए डायमेंशन ऑफ क्यू ए इंटू टी, फिर इसका भी ए इंटू टी। 4 पाई डायमेंशन लेस है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, बल्कि बीमा आप जानते हैं एम एल टी माइनस 2 होती है, और ये डिस्टेंस है, इसकी बीमा एल स्क्वायर। चलिए अब रूल के अनुसार सबको ऊपर उठाइए, तो m पर -1, l पर 2 1 3 हुआ प्लस, ऊपर उठाए -3, यहाँ पर a स्क्वायर a इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये -2 पर गया तो +2। तो इस तरह से m -1 l -3 t पर पावर 4 इंटू ए। तो यहाँ द्रव्यमान की विमा क्या हुई, द्रव्यमान की विमा इसमें -1 है। लंबाई की विमा क्या है, तो -3 है। समय की विमा क्या है, 4 है। और विद्युत धारा की विमा क्या है, तो वो 2। कुछ लोग इसी को विमा बोल देते हैं। आज एक बात, गंभीर बात आपको बताएं, गंभीरता से फिजिक्स पढ़ने का चीज है। बहुत लोगों का मैं वीडियो देखता हूँ, वो इस विषय का मजाक उड़ाते हुए वीडियो में मुझे प्रतीत होते हैं। हमारे नज़र में यह एक गंभीर विषय है, प्राकृतिक विज्ञान का विषय है। विज्ञान के विषय के साथ गंभीरता से, हाँ कभी कभी हल्का फुल्का हंसी मजाक तो हम भी करते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि ये पूरा विमीय समीकरण है, ये एप्सिलॉन का विमीय समीकरण है, ये पूरा का पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये एप्सिलॉन का विमीय समीकरण है। व्यवहार में हम लोग बोल देते हैं कि एप्सिलॉन की विमा यही होती है, लेकिन व्यवहार और सच्चाई में थोड़ा अंतर है। सत्य यही है कि एप्सिलॉन की विमा में द्रव्यमान की विमा -1 है, लंबाई की विमा -3 है, समय की विमा 4 है, और विद्युत धारा की विमा 2 है। अब इसका विमीय मात्रक आता, तो हम बताए ही थे 11th क्लास में, कभी भी विमीय मात्रक मत रटा करिए, विमा निकल जाए तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो प्रति किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब सेकेंड पर पावर 4 एंड एम्पियर स्क्वायर। और यहाँ यह बता देना भी हम उचित समझते हैं, कभी यहाँ a स्क्वायर के जगह i स्क्वायर लिखा हुआ देखे तो कृपया न घबराएं, क्योंकि विद्युत धारा की विमा a भी होती है और i भी मानी जा सकती है। तो हम लोग NCERT को अडॉप्ट करते हैं, तो उसके अनुसार a लिखा जाना ज़्यादा अच्छा है। NCERT अपवर्तनांक का संकेत n चुनता है, तो n पर भी दिमाग लगाना अच्छा है। वैसे हम लोग जब पढ़ते थे 78 77 सब में जब हम पढ़ते थे, तो उस समय तक म्यू ही चलता था, सभी टीचर म्यू ही पढ़ाते थे। तो ये कल वाले क्वेश्चन का मान हो गया। आज एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं, जो पिछली परीक्षा में आया है और आपको भी आ सकता है। यह बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम है कूलाम क्या है, कूलाम की परिभाषा। कूलाम की परिभाषा।
चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। यदि Q1 Q2 आवेश हवा में r दूरी पर हो, यहाँ एक चीज जोड़ दीजिए, बिंदु आवेश Q1 Q2 बिंदु आवेश हवा में r दूरी पर हो तो उनके बीच कूलाम बल, उनके बीच कूलाम बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर साथ ही साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपको हम बता दें यहाँ पर कि एप्सिलॉन R क्या है, यह एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर साथ ही साथ आपको बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। एप्सिलॉन R माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, और हम बार बार इसका पर्यायवाची शब्द भी लिखते हैं, परावैद्युतता है, परमिटिविटी है। एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। आप हमारा बहुत सारा क्लासेस किए हैं, देखे हैं। हम जो ये वीडियो क्लास भी कर रहे हैं, हम अपने विद्यार्थियों के हित को सर्वाधिक ध्यान में रख रहे हैं, प्लस अन्य लोगों को भी फायदा हो, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। आपको हम बताए हैं कि किसी भी चीज को आपेक्षिक रूप से मापने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे हम तुलना करते हैं। जैसे हम भगवान की भी तुलना करते हैं तो किसी एक गॉड को स्टैंडर्ड मान के हम लोग कंपेयर करते हैं कि उनकी तुलना में ये गॉड वो गॉड कैसे हैं। कोई टीचर की भी तुलना करते हैं तो फलाने शिक्षक की तुलना में वो कैसा पढ़ाते हैं। ये इस तरह से हम लोग कोई खिलाड़ी का भी तुलना करते हैं तो भाई धोनी की तुलना में कौन अच्छा क्रिकेट खेलता है फलाना, तो कहीं ना कहीं से रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए एप्सिलॉन नॉट चुना जाता है। क्लियर। अब ये दोनों आनुपातिक राशियां हैं, अभी तुरंत निकाले हैं इसकी इकाई कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी भी इकाई कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अतः एप्सिलॉन R क्या है, ये विमाहीन है, विमाहीन है, मात्रकहीन है, इसकी न कोई इकाई होती है न विमा होती है। कुछ चीज याद रखेंगे, हवा के लिए एप्सिलॉन R का मान 1 होता है, पानी के लिए एप्सिलॉन R का मान 81 होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी कभी 80 भी पुट कर सकते हैं। अबरख के लिए, जिसको अभ्रक या अबरख लिखते हैं, इसके लिए एप्सिलॉन R का मान 6 होता है। धातु के लिए जैसे कॉपर हुआ, आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब धातु है, इस सब के लिए एप्सिलॉन R का मान इन्फिनिटी होता है। ये सब कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, और डिफरेंट बुक्स में लिस्ट है। हमारा FRTP जब आप लीजिएगा उसमें भी कई पदार्थों के एप्सिलॉन R के लिस्ट दिए हुए हैं, ये लेकिन ज़्यादातर आता है। तो आप अब यहाँ गौर करें, आपके आवेश कहाँ है, हवा में है, तो हवा में एप्सिलॉन R का मान क्या है, ठीक। अब एक चीज और, इधर आप
जान लीजिए 1/4πε0 का मान क्या है? 1/4 इंटू 22/7 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करिएगा। 7 गुना 10 पर पावर 12 बटे 4 गुना 22 गुना 8.854। इस सब को सॉल्व करिएगा, एक रिजल्ट आएगा 9 गुना 10 पर पावर। और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? जस्ट इसकी उल्टी, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी जहां -1 पावर था वहां +1, -2 था +2 और +2 था तो -2। तो यदि Q1 बराबर 1 कूलम हो, Q2 बराबर 1 कूलम हो और R बराबर 1 मीटर हो, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 1 गुना 1 बटे 1 स्क्वायर। यानी F बराबर 1/4πε0 न्यूटन। और अभी तुरंत यहाँ हम आपको दिखाए हैं, तो F बराबर क्या हो गया? 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकता है इससे, कि आपको दे दे कि 2 बिंदु आवेश जो हवा में 1 मीटर पर रखे हैं, यदि एकांक आवेश हो तो उनके बीच कितना कूलम बल लगेगा? तो आंसर हो जाएगा 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन का कूलम बल लगेगा। अब आप कूलम की परिभाषा आराम से कर सकते हैं। इस चीज को रेफरेंस में लेकर आप कूलम की परिभाषा खूब आराम से कर सकते हैं कि एक कूलम आवेश वह आवेश है जो अपने ही जैसे आवेश से हवा में 1 मीटर की दूरी पर रखे जाने पर नौ गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन विकर्षण बल अनुभव करता है। ये कूलम की परिभाषा हो गई। यही कूलम की परिभाषा। इस पर कैसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, हमारा ओटी सीरीज रहेगा, उस समय फिर हम आपको याद कराएंगे कि इस पर याद दिलाएंगे कि इस पर कैसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से एक और विकेट गिरता है, एक और क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। आइए फिर कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर बल कूलम बल है, विद्युत बल है, और बहुत बहुत कमजोर बल है
वह बहुत कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण पर। आइए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी हमारा वीडियो देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपेयर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो आपको कुछ चीज या तो आंकड़ा में दिया रहेगा या आपको याद रखना होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 गुना 10 पर पावर -27 किलोग्राम होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम होता है। चलिए इनके बीच की दूरी r है, तो क्या होगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई F ग्रेविटेशनल, ये होगा 1/4πε0 Q ऑफ प्रोटोन बाई r स्क्वायर। यहाँ होगा G मास ऑफ प्रोटोन बाई r स्क्वायर। ये r स्क्वायर कैंसल हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 9 गुना 10 पर पावर 9 गुना 1.6 गुना 10 पर पावर -19 गुना 1.6 गुना 10 पर पावर -19। बट आप 11 में पढ़े हैं जी का मान 6.674 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो वो वैल्यू आप यहाँ रखिए 6.674 गुना 10 पर पावर -11। मास ऑफ प्रोटोन 1.673 गुना 10 पर पावर -27 1.673 गुना 10 पर पावर -27। ये कंपेयर हो गया। अब एक चीज जानिए, संबंध स्थापित करने में ना छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के समय इतना छोटा छोटा डिफरेंस को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। अब आप कहिएगा कि ये 1.6 है और ये 1.673 है, तो इससे तो ये थोड़ा बड़ा है। चलिए मन ही मन, चूंकि संबंध निकालना है, इसको मन ही मन कैंसल करते हैं। तो हमारे पास केवल पावर फैक्टर रहेगा, यह 9 है। चलिए अगर यहाँ कुछ कम किए तो यहाँ बढ़ा के 7 मान लेते हैं, तो ये 9/7 हो गया। और अब सब पावर यहाँ पर आ जाइए, 9 -19 ये ऊपर उठेगा +11 +27 और +27। अब आप इधर रख +27 एकदम बच्चा की तरह हम बनाते हैं। +11 और +9 को जोड़ लीजिए और उधर -19 को जोड़ लीजिए, -38 हो गया। और इधर 7 7 14 1 15 9 24 के 4 हाथ में रहा 2 2 4 2 6 1 7 +74 में -38 घटाइए, देखिए 36 बचता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 एका 7
हाथ में रहा 2, 20, 7 दूनी 14, 6 20, 60, 7 8 56 गुना 10 पर पावर 36। इसको 1 मान लीजिए तो आप क्या देख रहे हैं, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई F ग्रेविटेशनल बराबर आ रहा है 10 पर पावर 36। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में 10 पर पावर 36 गुना बड़ा होता है। 10 पर पावर 36 गुना, तो आप समझ सकते हैं कितना महासंख्य गुना बड़ा होता है। यही कारण है ये माना जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अब आपका बहुत दिन से हम आपको होमवर्क नहीं दिए हैं, होमवर्क दे दें हम आपको। इधर भी इलेक्ट्रॉन रखिए, इधर भी इलेक्ट्रॉन रखिए और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए, तो आप पाइएगा कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 पर पावर 42 गुना बड़ा होता है। अगर आप एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ प्रोटॉन रख लीजिए तो आप पाइएगा कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 पर पावर 39 गुना बड़ा होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अब आपको ये जज करना है कि ये 42 गुना बड़ा होता है कि 43 गुना बड़ा होता है कि 41 गुना बड़ा होता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 गुना 10 पर पावर -21 किलोग्राम। तो अब आप इसको देख लीजिएगा तो आप जज भी कर लीजिएगा, और ये आपका होमवर्क रहा 2 दिन का। भारती भवन की किताब वगैरह में रिजल्ट डायरेक्ट दिया हुआ है, अन्य आप और अपना घर में बनाइए, जैसे हमने ये बनाया वैसे ही आपको बनाना है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना है, चार्ज रखने के समय माइनस चार्ज का वैल्यू नहीं है, माइनस इंटू माइनस वैसे भी प्लस हो जाएगा। मास कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये मास का मान आपको दे ही दिए हैं, गुना भाग करना है, लगभग मान के चलना है। अच्छा से रिजल्ट करिएगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इस तरह से आपके 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना होती है, और हम समझते हैं कि आज का कार्यक्रम वीडियो बनाने का अगर यहाँ समाप्त हो तो आपको अधिक बोरियत नहीं होगी। बहुत लंबा वीडियो हम 1 घंटा का 1.5 घंटा का नहीं बनाना चाहते हैं। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। उम्मीद है कि आप भी सब्सक्राइब कर रहे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको एक और सूचना कि मैं फ्यूचर में 8-9 क्लास का भी एक सिस्टमेटिक वीडियो तैयार करके अपलोड करने वाला हूं। आप टेलीग्राम ऐप पर हमसे जुड़ जाइए। फ्यूचर में हम ऑनलाइन क्लास भी लाने के बारे में प्रबंध के तरफ लगे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लगती होगी। अगर कोई कमी हो तो कृपया कमेंट कॉलम में आप कमेंट करें। हम हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं। धन्यवाद।